नोट्स चाहिए ये ना मार्केट 6th की यही थी कल तो अरे मस्ती में नहीं की था सर। अरे सर ऐसा मस्ती भी नहीं करते ना सर। हर बात में एक बार समझ क्लास और ये कर्टन तो बंद कर दो बंद कर ना अंदर सर एक बार भी अपसेट नहीं हुआ आपको भी बाहर पढ़ने आया ना पढ़ता चलो आप जाओ प्लीज़ जल्दी जाओ जाओ प्लीज़ जल्दी हाँ तो जल्दी जाओ आप जाओ ना देखती हूँ ना उसका ध्यान दो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहला फीचर है स्टैटिस्टिकल टूल। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। सेकंड फीचर है बेस ईयर। द ईयर विथ रिस्पेक्ट टू विच कंपैरिजंस आर मेड इज द बेस ईयर। इट इज डिनोटेड बाय द सफिक्स 0। सफिक्स यानी बाद में लगाना। जैसे अपन क्यू या पी लिख रहे थे तो 0 पहले लगा रहे थे कि बाद में, तो सफिक्स का मतलब होता है बाद में। करंट ईयर, द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर। जिस साल का हम इंडेक्स नंबर बनाएंगे वो बनेगा करंट ईयर। इट इज डिनोटेड बाय द सफिक्स 1। बेस ईयर इंडेक्स, द बेस ईयर इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। हम लोग बेस ईयर को 100 कंसिडर करते हैं, फिर जो हमारा करंट ईयर का आंसर आता है उसको हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं। Barometers of economic activity. Index numbers are referred to as the barometers of economic activity since it is used to measure the trends and changes in the economy. वो हमें हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बताते हैं कि करंटली हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है कि डिफ्लेशन चल रहा है। Measure the net change. Index number measure the net change in one or more related variables over a period of time or between two different time periods or two different localities. कि दो अपन टाइम पीरियड यानी टाइम भी ले सकते हैं, दो प्लेसेस ले सकते हैं कि दो प्लेसेस पे सपोज प्राइजेस में कितना चेंजेस है। अकोला और नागपुर समझो हमने दो एग्जाम्पल्स लिए कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर का एग्जाम्पल लिया तो अकोला में पर केजी शुगर कितने की मिल रही है और सेम क्वालिटी की शुगर नागपुर में पर केजी कितने की मिल रही है। या पर केजी शुगर 2021 में क्या रेट से अकोला में मिल रही है और वही शुगर 2015 में अकोला की कितने की मिल रही थी। तो ये जो हम चेंज मेज़र करते हैं, मैंने आपको बताया था नेट चेंज का मतलब कि हम लोग कैसे इंडेक्स नंबर मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इंडेक्स नंबर which is computed from a single variable is called univariate index, and whereas index number which is constructed from a group of variable is called a composite index. Next are the types of index number. Price index number. Price index number measures changes in the level of prices in the economy. It compares the prices of current year with that of the base year to indicate the relative variation. Variation का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है, कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर की प्राइस में कितना चेंज हुआ है। इट इज़ अ वेरी गुड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन दी
इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन में है कि डिफ्लेशन में है, ये बताने का काम इंडेक्स नंबर हमको करता है। नेक्स्ट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एज द नेम सजेस्ट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स बिटवीन टू स्पेसिफाइड ईयर। दिस कैन बी द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, कंज्यूम एटसेट्रा। इससे आपकी इच्छा, आपको प्रोडक्शन निकालना है, प्रोडक्शन निकालो, कितनी इकोनॉमी में परचेसिंग हुई वो निकालो, कितनी इकोनॉमी में सेलिंग हुई वो निकालो। समझ में आया क्या? आपको जो भी कैटेगरी का इंडेक्स नंबर मेजर करना है आप कर सकते हो। ये आपको क्या बताएगा कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। इट इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। इससे हमें क्या पता चल सकता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या कंट्री में परचेसिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखो, अगर आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे तो सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था जो पॉजिटिवली चल रहा था, वॉज द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन था। बट खेती बंद हुई थी क्या? नहीं, खेती करना बंद नहीं हुआ था। विलेजेस में फार्मिंग का काम उस टाइम पे भी चल रहा था। तो अगर आप उस टाइम का कुछ भी इकोनॉमिक स्टेटस देखोगे कि अलग अलग सेक्टर का क्या क्या प्रोग्रेस है, तो आपको देखने को मिलेगा टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स फिर भी नीचे चल रहे थे, बट प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी पॉजिटिव में था। Value index number. The value index number measures the percentage change in the value of commodity or a group of commodities during the current year in comparison to its value during the base year. The value of commodity is the product of its price and quantity. Product का मतलब है multiply यहाँ पे। वैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट, बट यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कि जो वैल्यू है वो हमको कैसे मिलेगी? जब हम लोग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्राइस और क्वांटिटी के प्रोडक्ट से वी विल गेट दी वैल्यू। नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एटसेट्रा। ये जो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होते हैं, ये इंडेक्स नंबर के कोई स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। जैसे अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो, इट मीन्स और आप वहाँ पे ये मेजर करोगे कि एक लेबर कौन है। नहीं, कल आने दिया था ना मैंने सर के लेक्चर में, आना 12:30 हाँ 12:30। क्या बोला? तो ध्यान दो, जो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होता है वो इंडेक्स नंबर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हो, इट मीन्स वहाँ पे आप लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालोगे। लेबर की प्रोडक्टिविटी यानी क्या? कि हमारा जो लेबर है वो कितना प्रोडक्शन हमको करके देगा, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है। समझ में आया? तो ये अलग अलग पर्पस के इंडेक्स नंबर होते हैं, जो इनका नाम है उस हिसाब से आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। शेयर मार्केट इंडेक्स नंबर आपको शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन देगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडेक्स आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा? हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, कि करंट ईयर के बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर का इंपोर्ट बढ़ा है कि कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है कि कम हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहली स्टेप है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, इट शुड बी डिसाइडेड द पर्पस फॉर विच इट इज नीडेड। एन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड फॉर वन कैटेगरी ऑफ पर्पस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर। से फॉर एग्जाम्पल, आपने कंस्ट्रक्ट किया कि प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, और आप प्रोडक्शन के बेसिस पे कंक्लूजन दे रहे हो इतना इंपोर्ट हुआ, तो ये गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना आपका प्रोडक्शन हुआ उस बेसिस पे आप इंपोर्ट बताओ। आपको उसके लिए एग्जैक्ट इंपोर्ट के फिगर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है? आप प्राइस देख रहे हो, प्राइस बढ़ गई, अगर आपका इन्फ्लेशन निकला, आपने जब प्राइस इंडेक्स निकाला और इसकी वैल्यू समझो 100 से ज़्यादा आई, इट मीन्स इकोनॉमी में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन चल रहा है। और इससे आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में डिमांड
ज़्यादा है और सप्लाई कम है। समझो ऐसा तुमने एक अंदाज़ा दिया, तो तुम्हारे इससे क्या निकला कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ज़रूरी है कि ऐसा होता होगा? नहीं। ये तुमने क्या किया, बस एक इंडेक्स नंबर देख के दूसरा इंडेक्स नंबर दे दिया। दूसरा रीज़न, तुमने देखा प्रोडक्शन कंट्री का अच्छा हो रहा है, तो इससे शेयर मार्केट का भी इंडेक्स क्या होगा, बढ़ता होगा। तो ऐसा ज़रूरी है क्या? हो भी सकता है, पर ऐसा है क्या, होगा ही नहीं। तो आपका जो कोई स्पेसिफिक पर्पस इंडेक्स है, आपने उसको जो भी पर्पस के लिए यूज़ किया है, आप उसको वहीं तक रखो, उसको आप किसी और इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ कर सकते नहीं हो। Selection of base year. The selection of base period is the most important step in the construction of index number. It is period against which comparisons are made. The base period should be a normal and free from any unusual events such as war, famine, earthquake, drought, boom, etc. What do you mean by the word boom? Boom in the economy. Blast. ठीक है, और ब्लास्ट का इकोनॉमी से क्या कनेक्शन होगा? वॉर पता है सबको? फेमाइन क्या होता है? अकाल बोलते ना, अकाल पड़ गया है, अकाल आ गया है। देखो, ड्रोट में सूखा पड़ जाना, फेमाइन में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लड भी आ सकता है। इन शॉर्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा आता है अर्थक्वेक, नीड है क्या बताने की? फिर आता है ड्रोट, यानी कि सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं होती है। फिर है बूम। बूम का मतलब ब्लास्ट। इट मीन्स इकोनॉमी में क्या होगा, ब्लास्ट होगा। यानी हमारी इकोनॉमी बहुत आगे मतलब हमारी इकोनॉमी क्या होगी, पॉजिटिव इंडिकेशंस देगी। यानी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बोलो, इनकम बोलो, प्रोडक्शन बोलो, डिमांड बोलो, सारी चीज़ें क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आया? तो जो हमारा बेस ईयर है, मैंने आपको कल ही बताया था कि बेस ईयर में हमारी इकोनॉमी में कभी भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई ईयर है जिसमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं, तो वो ईयर को हम लोग बेस ईयर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम हमारा जो भी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, बेस ईयर से। अगर वो ईयर के खुद में ही फ्लक्चुएशंस हुए हैं, तो आप जो चेंज मेजर कर रहे हो उस चेंज, देखो आप जब कोई भी चीज़ कंपेयर करते हो, तो जिस चीज़ से आप उसको कंपेयर करते हो वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो आपका कंपैरिजन करना इजी जाएगा। अगर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वही चीज़ बार बार बदल रही है, तो आप कंपेयर कर पाओगे क्या? जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उससे अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हमें पता चलता है कि हमको फीवर है। पर अगर समझो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बार बार नीचे ऊपर होता था, तो हम एक्यूरेट बता पाते थे कि हम बीमार है कि नहीं? नहीं। तो सेम चीज़, जो हमारा बेस ईयर है जिससे हमको कंपैरिजन करना है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे, तो जो हम लोग करंट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे वो भी हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा नहीं। समझ में आया? तो जो बेस ईयर है उसमें हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। तो जो बेस ईयर जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको थोड़ा सा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। हम किसी भी ईयर को बेस ईयर कंसिडर, ये तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो पुराना ईयर होता है वो बेस ईयर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली जो बेस ईयर होता है उसको थोड़ा सा वाइजली सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। The next step in construction of index number is selection of commodities. Since all commodities cannot be included, only representative commodities should be selected, keeping in view the purpose and type of इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को दाल का कैलकुलेट किया हमने, तो हमने एक एक दाल का नाम लिया क्या, कि तुअर की दाल, मूंग की दाल नहीं, हमने उनको सीधा पल्सेस की कैटेगरी में डाल दिया। तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज, मतलब पल्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी दाल्स को। फिर सीरियल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स होंगे। तो जो हम लोग आइटम्स ले रहे हैं हमको उनका रिप्रेजेंटेटिव लेना है, क्योंकि अगर अपन एक एक आइटम को कंसिडर करेंगे तो प्रैक्टिकली उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। समझ में आया?
Care should be taken to select the prices from representative persons, places or journals or other sources, but they must be reliable. आप जहाँ से भी आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए. समझो, जैसे बहुत बार क्या होता है, एक कॉमन चीज़ तुम सबने देखा होगा, किसी ने कोई ना इंस्टा पे पोस्ट डाली, दूसरा पढ़ के कॉपी कर लेगा. हम चेक भी नहीं करते हैं कि वो एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है. किसी ने किया, उसको कॉपी करके हमने भी कर दिया. तो ऐसा नहीं करना है कि जिसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने एग्जैक्ट बस वही इन्फॉर्मेशन डाल दी. नहीं, सबसे पहले आपको उसको चेक करना है, उसको स्क्रूटिनाइज करना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है. समझ में आया? Next, selection of price quotation. Prices of the selected commodities may vary from place to place and shop to shop in the market. SE कट कर दो. क्या बोल रहे हो? सॉरी, देखो जो आइटम हम, सॉरी मिस्टेक हो गई. ओनली रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू द पर्पस एंड टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर. समझो, अभी आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, तो आप क्या लोगे उसमें? जो कमोडिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं. अगर आप लोग क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हो, तो उसमें आप क्या आइटम्स लोगे? जो जो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है. अगर आप लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो, तो उसमें प्राइसेस का कुछ लेना देना है क्या? नहीं. उसमें आप चेक करोगे कि लेबर कितना प्रोड्यूस करके हमको देता है. वैसे ही जब अपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट निकालेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या लेंगे? हमारी कंट्री का इंपोर्ट और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट. अगर शेयर मार्केट का इंडेक्स निकालना है, तो उससे प्राइजेस का लेना देना है क्या? नहीं. उस टाइम पे मैं कंपनीज के परफॉर्मेंस चेक करूंगी कि कंपनीज का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं. समझ में आया? क्लियर है? तो जो हम आइटम सिलेक्ट करते हैं, वो देखो कि आपका पर्पस कौन सा है, उसके हिसाब से आइटम आपको सिलेक्ट करना है. समझ में आया? जैसे मैंने आपको उस दिन जो दिखाया था, वो क्या था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था. CPI बोलते हैं उसको. ठीक है. अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किससे रिलेटेड था? कंज्यूमर से. इसलिए वहाँ पे आपने देखा कि आपको क्या क्या मिला? वो सारी चीज़ें मिली जो कंज्यूमर क्या करता है? यूज़ करता है. समझ में आया? वैसे इफ़ यू वांट, आप लेबर प्रोडक्टिविटी भी चेक कर सकते हो, फिर उसमें आपको उसकी लिस्ट मिलेगी. अगर चाहिए तो आप घर पे जाके चेक कर सकते हो. इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक कर सकते हो. फिर अगर आप सेंसेस और निफ्टी देखोगे, तो उसमें आपको कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखेगा. उसमें आपको फूड क्लोथिंग नहीं दिखेगी, उसमें कंपनीज दिखेगी. समझ में आया? नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन. प्राइजेज ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट की प्राइजेज होती है, वो क्या होती है? प्लेस टू प्लेस बदलती है. इवन शॉप टू शॉप भी बदलती है बहुत बार. तो उस टाइम पे हमको केयर लेनी चाहिए. आप जहाँ से भी प्राइजेस ले रहे हो, आप अच्छे से चेक करके लो कि जहाँ से भी आपने प्राइजेस लिए, वो प्राइस एक्यूरेट होने चाहिए. ऐसे ही नहीं कि आपको किसी शॉपकीपर ने बता दिया, आपने कहीं और से कुछ सर्वे नहीं किया, बस उसी की मान के आपने ले लिया. तो इससे हो सकता है कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट ना आए. नेक्स्ट, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. Construction of an index number requires choice of a suitable average. Generally, arithmetic mean is used in the construction of index number. Generally हम लोग कौन सा मीन यूज़ करते हैं? अरिथमेटिक मीन. बता दिया मैंने आपको. हम जैसे सबकी टोटल लेते थे, ठीक है, वैसे अरिथमेटिक मीन यानी जितने भी आपका ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करो, और जितने हैं उनसे क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है असाइनिंग प्रॉपर वेट्स. Generally, all commodities included in the construction of index number are not of equal importance. Therefore, proper weight should be assigned to the commodities according to their relative importance.
जो कमोडिटी जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको उस हिसाब से क्या करना है, हमको वेट देना है। जैसे हमने देखा कि हमारी जो लिस्ट थी उसमें फूड को सबसे ज़्यादा वेट असाइन था और जो कमोडिटीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी उनका वेट कम था। For example, the prices of books will be given more weightage while preparing the cost of living index for teachers than while preparing the cost of living index for the workers. जब आप टीचर का अगर कॉस्ट इंडेक्स निकाल रहे हो तो उस टाइम पे आपको वेट ज़्यादा किसको देना पड़ेगा, बुक्स को। ऐसा देखोगे क्या उस टाइम पे टीचर्स कितना प्रोडक्शन कर रही, नहीं। और अगर आप उसकी जगह लेबर्स का इंडेक्स निकालोगे तो आपको ज़्यादा वेट किसको देना पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी पे, कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है काम करने की। वेट शुड बी अनबायस्ड एंड बी रैशनली एंड नॉट आर्बिट्रेरीली सिलेक्टेड। अनबायस्ड का मतलब होता है फेयरली, विदाउट पार्शियलिटी। इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ तो जब आप वेट दोगे तो उसमें आपको कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी, यानी वन साइडेड नहीं खेलना है। बायस्ड का मतलब क्या होता है, किसी को स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक चीज़ को सपोर्ट करना, दूसरी सही भी होगी तो उसको गलत बोलना। बट अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फेयरली। जैसे मैं समझो गर्ल्स को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बॉयज़ को ही बोल रही हूँ तो आई एम बायस्ड, बट मैं दोनों को इक्वल ट्रीट कर रही हूँ तो अनबायस्ड। समझा? तो जब आप वेट दोगे आपको बायस्ड रहना है कि अनबायस्ड, आपको फेयरली वेट देना है, आपको कोई भी चीटिंग करनी नहीं है। और रैशनली एंड नॉट आर्बिट्ररीली, यानी आर्बिट्ररीली आने की होता है इरेशनली, यानी जहाँ पे आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हो, अपने हिसाब से अपने मर्जी से किसी को भी वेट दे दिया, ऐसा भी चलेगा नहीं। समझा कि आर्बिट्ररीली का मतलब क्या होता है कि लॉजिकली नहीं सोचना, बस ऐसे ही कर दिया कुछ भी, तो ये गलत है। हमें जब वेट हम असाइन करते हैं उस टाइम पे हमें सोच समझ के लॉजिकली वेट असाइन करना चाहिए। समझ में आया? Selection of appropriate formula. Various formulae are devised for the construction of index number. Choice of suitable formula depends upon the purpose of index number and availability of data. आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इफेक्टिव है उसके बेसिस पे आप एक कोई भी प्रॉपर फॉर्मूला सिलेक्ट करो। क्लियर है? जैसे हमने दो पढ़े ना, लास्ट पेयर और पास्ट चेस। लास्ट पेयर ने किसको वेट दिया, बेस ईयर क्वांटिटी को, पास्ट चेस ने। फिर ना एक फिशर नाम का है, उसने बोला दोनों की नहीं, उसने दोनों को वेट दिया। उसने फिर इंडेक्स नंबर में क्या किया, दोनों को कंसिडर किया था। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, यानी कि होते हैं इम्पोर्टेंस, कि हमने जो इतना बड़ा ये पढ़ा निकाला इसका एक्चुअली यूज़ किया। सबसे पहला हेल्प्स इन दी स्टडी ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड यानी क्या बोलते हैं ना, ये चीज़ ट्रेंड में अभी करंटली जो चीज़ चल रही है। तो देखो करंटली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है कि नीचे हो रहा है, करंटली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है कि नहीं है, ठीक है, करंटली हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है हमको, जैसे देखो आप डेली आपको सेंसेस और निफ्टी के बारे में मिलती है नॉलेज कि आज सेंसेस ऊपर है कि नीचे है, आज निफ्टी ऊपर है कि नीचे है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो किसकी मदद से मिल रही है, इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर नहीं होता था तो हमको इसे पता चल पाता था क्या, नहीं। तो इंडेक्स नंबर हमें ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि करंटली हमारी इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है। क्लियर है? फिर आता है helps in formulating policies. तुम लोगों में से किसी ने CRR वगैरह पढ़ा था घर पे? उस दिन बताया मैंने आपको, बैंक रेट, रेपो रेट नहीं पढ़ा था? देखो अभी ये पॉइंट शॉर्ट में बता रही हूँ,
आगे जब हमारा 9th चैप्टर आएगा ना, उसमें ये और डिटेल में है, उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पॉलिसीज, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, आपको पता है टैक्स रेट वगैरह, वैसे ही आरबीआई भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है उसको मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। आगे दोनों के ऊपर एक एक चैप्टर है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी, लाइक बजट गवर्नमेंट बनाती है, तो वो आएगा फिस्कल पॉलिसी के अंडर। और जो आरबीआई है यानी जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री की, वो कुछ पॉलिसीज बनाती है, उसको बोला जाता है मॉनिटरी पॉलिसीज। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो जो इंडेक्स नंबर होता है वो गवर्नमेंट और आरबीआई को गाइड करता है पॉलिसीज बनाने के लिए। देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखता होगा, DA दिख रहा है, DA वर्ड दिख रहा है। DA स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस। क्या होता है ये अलाउंसेस वर्ड का मतलब? अलाउंस का मतलब सुना है कभी ये वर्ड? कोई यहाँ पे है जो जॉब करता है? देखो DA यानी होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। उसके पहले अलाउंस का मतलब बता रही हूँ। जब भी हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी होती है फिक्स, ठीक है। फिर बहुत लोगों को कमीशन मिलती है, बोनस मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी वॉट एवर यू आर गिवन इन दी कैश फॉर्म, आपकी सैलरी के अलावा आपको जो भी आपकी फर्म कंपनी से कैश में मिल रहा है, इन सिंपल वर्ड्स आपका एम्प्लॉयर जो भी आपको आपकी सैलरी के अलावा कैश में दे रहा है उसको बोला जाता है अलाउंसेस, ठीक है। क्या बोला जाता है? जैसे देखो बहुत बार हम कहीं जॉब करते हैं, हमारी सैलरी फिक्स होती है, पर अपन ना टूर वगैरह के लिए जाते हैं तो हमको उसका भी खर्चा देते हैं, वो सैलरी में इंक्लूड नहीं है, अलग से दे रहे। खाने पीने का खर्चा देते हैं कि आप बाहर होगे तो उसके लिए आप 100 रुपीज़ पर डे लो, तो वो सब हो जाता है अलाउंसेस, ठीक है। यहाँ समझो आप अकोला के रहने वाले हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1-2 महीने के लिए अमरावती भेज दिया, तो वहाँ के लिए ना उसने आपको रेंट दे दिया कि 2 महीने तेरे को रहना पड़ेगा, तो वो सब आपकी क्या है, सैलरी के अलावा चीज़ें हैं, तो उनको बोला जाता है अलाउंसेस। सिर्फ अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस उसको नहीं बोलते। दूसरी चीज़ आती है परक्यूसाइट्स, ठीक है। परक्यूसाइट्स क्या होता है? आप समझो लखन जॉब कर रहा है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको बोला तो 2 महीने अमरावती में रहे, 2 महीने का रेंट मुझसे कैश में ले ले, तो वो क्या हो गया? अलाउंस, क्योंकि उसने कैश में दिया। बट समझो लखन का जो एम्प्लॉयर है उसका ना अमरावती में अपना एक घर पड़ा है, तो उसने लखन को बोला ये ले चाबी, तू मेरे घर पे रहना। अब उसने क्या किया, उसको कैश दी क्या? उसको काइंड फॉर्म में कोई चीज़ दी। तो जब भी हमको हमारी सैलरी के अलावा कोई भी चीज़ इन काइंड यानी कोई चीज़ मिलती है तो उसको बोला जाता है परक्यूसिट्स। लखन को ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिए, पैसे दिए, तो वो हो गया अलाउंस, पर उसको गाड़ी दे दी तो क्या हो जाएगा? वो परक्यूसिट। समझ में आया? जब कैश मिलती है अपार्ट फ्रॉम आर सैलरी वो होता है अलाउंस, और दूसरा आता है परक्यूसिट जब हमको कोई चीज़ काइंड फॉर्म में मिलती है, चीज़ के फॉर्म में मिलती है। अब देखो अब आता है वर्ड डियरनेस अलाउंस। क्या होता है? हमारी सैलरी कैसी होती है? फिक्स होती है। वो कौन मतलब इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली बढ़ती है क्या? नहीं। बट महंगाई बढ़ती है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं यानी जो कि कहीं पे जॉब करते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं, उनको ना DA दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस। क्यों? तो देखो आपकी सैलरी है फिक्स, बट समझो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया, तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ी क्या? नहीं। तो जो जनरली ना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कि सैलरी के अलावा जितना मार्केट में इन्फ्लेशन चलता है ना, उसके हिसाब से और पैसे इनको दिए जाते हैं कि जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देखो समझो 2008
नहीं, 2015 में भी आपको 20,000 सैलरी थी और आज 2021 में भी 20,000 है। तो जितना आप इफिशिएंटली 2015 में 20,000 को यूज कर पा रहे थे, अब उतना इफिशिएंटली यूज कर पाओगे क्या? अब तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत लगेगी, तो आपकी सैलरी फिक्स रहेगी, बट जो आपका एम्प्लॉयर है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको और पैसे देगा कि जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है उसको आप कोप अप कर पाओ, तो उसको बोला जाता है डीए। क्या बोला जाता है उसको? डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस। हाँ, ये भी बोल सकते नहीं, बट उस टाइम पे वो इन्फ्लेशन का रीज़न नहीं था, वो रीज़न कोई और था। डीए क्यों दिया जाता है? जो महंगाई बढ़ती है ना, उससे भाई जो भी एम्प्लॉई है उसको तकलीफ ना हो उसकी सैलरी से, इसलिए उनको थोड़ी से पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है डीए। अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो गया तो फिर डीए क्या कर देंगे? कम कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो, ये जो डीए फिक्स करना है हमको, ये कौन से बेसिस पे होगा? इन्फ्लेशन का रेट। इन्फ्लेशन का रेट निकाल लेंगे किससे? इंडेक्स नंबर से। तो अगर इंडेक्स नंबर ही नहीं होगा तो हम डीए फिक्स कर पाते थे क्या? नहीं। तो ये जो इंडेक्स नंबर है ये गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज बनाने के काम में आता है। समझ में आया? अब मैंने सब आपको डीए बताया, आगे के चैप्टर्स में आपको दूसरी पॉलिसीज बताऊंगी, वहाँ पे और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब भी बताऊंगी तो कुछ भी तुम लोगों को समझेगा नहीं। क्लियर है क्या? सब इतना ध्यान रखो कि जो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह बनता है, जो बजट वगैरह बनता है, वो सब गवर्नमेंट इसको ध्यान में रखते हुए बनाती है। ठीक है? थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करना है क्या? वेदर फोरकास्टिंग वर्ड सुना है तो मतलब क्या होता है फोरकास्टिंग का? प्रिडिक्शन, अंदाजा लगाना। ठीक है? अब देखो, जो इंडेक्स नंबर है वो फोरकास्टिंग के कैसे काम में आते हैं। ये एक, अगर समझो आपका 6th 7th 8th और 9th स्टैंडर्ड का मैंने रिपोर्ट कार्ड देखा और हर साल आई ऑब्जर्व कि आपके जो मार्क्स है वो 80 से 90% के रेंज में, तो मैं क्या कंक्लूजन दूंगी 10th का? 80 to 90 के रेंज में आपके परसेंटेज आ सकते हैं। ये मैंने क्या किया? प्रिडिक्शन। अब तक 10th का रिजल्ट नहीं आया है, तो सेम थिंग फॉर द इंडेक्स नंबर। अपन 4-5 या 6-7 सालों का कंटिन्यूसली क्या लेंगे? इंडेक्स लेंगे, और उसके हिसाब से हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो, आपको ट्रेड साइकिल पता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, साइकिल पता है ना, पैडल नीचे आता है तो वो पैडल ऊपर आता है, तो वो पैडल नीचे भी जाता है। हमारी इकोनॉमी एक टाइम पे एकदम टॉप पे पहुंच जाती है, मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है, देन ऊपर पहुंचने के बाद नीचे आ जाती है, देन नीचे के बाद ऊपर जाती है। बिफोर कोरोना अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, शेयर मार्केट के इंडेक्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ मार्केट था। देन क्या हुआ? फॉल हुआ, अब फिर से रिकवरी की स्टेज पे है, देन ऊपर जाएगा, देन होगा कि वो नीचे आना शुरू होगा, फिर एकदम नीचे पहुंच जाएगा, फिर वो रिकवरी पे आएगा, फिर पीक पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग पास्ट की इंफॉर्मेशन लेके फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़रूरी ऐसा ही होगा, बट एक प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। समझो कंटिन्यू अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पिछले 10 सालों से कंटिन्यू प्रोडक्ट्स की प्राइसेस क्या हुई है? बढ़ी है, तो मैं आगे ये भी कंक्लूजन लगा सकती हूँ कि आगे भी क्या होगी? प्राइसेस बढ़ेगी। समझ में आया? वो जो भी ट्रेंड होगा पास्ट का। देखो, अगर कभी आप ना शेयर मार्केट का ट्रेंड देखोगे ना, आपको ऊपर दिखेगा, फिर आपको वो नीचे दिखेगा, देन आपको ऊपर दिखेगा। तो वो पास्ट की इंफॉर्मेशन लेके हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। समझ में आया? तो जो इंडेक्स नंबर है वो हमें फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई। कल ही मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमी की सिचुएशन होती है
जहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होती है वो कंटिन्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जो इकोनॉमी में डिमांड होती है वो क्या होती है, गलत। देखो, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन जहाँ पे इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई उतना हो पाता नहीं है, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो चीज़ों की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया? इसी का उल्टा सिचुएशन होता है डिप्रेशन या डिफ्लेशन बोलो, जहाँ पे सप्लाई तो बहुत ज़्यादा होता है बट डिमांड कम होती है, इतनी कम होती है कि सप्लायर सप्लाई करने को तैयार होता है बट मार्केट में कुछ भी डिमांड नहीं होती है। इस वजह से प्रोडक्ट्स की प्राइसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया क्या आपको? तो जैसे हम लोगों ने इंडेक्स नंबर निकाला तो उसमें हमको आंसर मिल रहा था, कभी 120 मिला, कभी 89 मिला, कभी 151 मिला। तो इससे हम क्या मेज़र किए कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट क्या है। समझा क्या? जैसे समझो कहीं पे हमारा आंसर आ रहा था 151, तो हम क्या मान रहे थे कि जो चीज़ की प्राइस बेस ईयर में 100 रुपये की है वो चीज़ की प्राइस करंट ईयर में कितने की है, 151, यानी इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 51%। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? किसी को प्रॉब्लम है क्या कुछ? देखो, मेरे को लग रहा है कि तुमको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए एकदम न्यू है। कर रही हूँ तो डरो मत, आगे इसी से रिलेटेड हमको सब कुछ पढ़ना है। सिर्फ एक दो चीज़ें बता रही हूँ, ये एकदम माइंड में फिट कर लो। सबसे पहला इन्फ्लेशन का सिचुएशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्री में ना डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई उतना बढ़ पाता नहीं है। अब सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। देखो, मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ, ठीक है, मेरे पास उसकी 10 यूनिट्स है बट खरीदने वाले तुम सब हो, और अनफॉर्चुनेटली मैं उसका सप्लाई भी बढ़ा सकती नहीं हूँ, एंड आई नो कि तुम सबको वो चीज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जो प्रोडक्ट मैंने 20 रुपये में सोचा था बेचने के लिए वो मैं 25 का भी बेचूंगी ना, तो मेरे को पता है तुम में से कोई ना कोई उसको लेगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उसका सप्लाई, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस राइजेस बट द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। ये स्टेटमेंट मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ तुमको कि मनी की वैल्यू कम होती है। जो चीज पहले 20 रुपीज में आती थी वो अभी नहीं आएगी, अब कितने में आएगी, 25 तो मनी की वैल्यू कैसे कम हुई, तो 25 रुपीज पे करने पड़ेंगे ना, तो 20 में वो चीज नहीं आएगी। और सही है। देखो, जो चीज़ पहले 20 की मिल रही थी अब कितने की मिल रही, प्राइस क्या हो गई, तो तुम बोलते हो कि मैम मनी की वैल्यू भी क्या हो गई, मनी की वैल्यू नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, अब आपको 25 रुपये में वो चीज़ मिल रही क्या, पहले जो चीज़ 20 की मिल रही थी, मतलब यू वर एबल टू बाय दैट थिंग इन ₹20, बट आज आप वो चीज़ को 20 रुपीज़ में खरीद पा रहे हो क्या, मतलब आपकी जो परचेसिंग पावर है 20 रुपये की वो आज क्या हो गई है, जितना 20 रुपये का पहले खरीद सकते थे उतना आज आप 20 रुपये का खरीद सकते हो क्या, नहीं, मतलब आपकी जो मनी की परचेसिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई। समझ में आया क्या? देखो, हमारी एज बढ़ती है, एज तो बढ़ती है बट हमारे काम करने की कैपेसिटी क्या होती जाती है। समझ में आया क्या? जब अपन बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो हम उतना एफिशिएंटली काम कर पाते हैं क्या, एज वाइज तो हम बड़े हो गए, 50 से 80 पे पहुंच गए, बट हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की उतनी है क्या, नहीं। सेम चीज़ों की प्राइस क्या हो गई, 20 से 25 रुपए की तो चीज़ हो गई बट जो मनी है, जितना आप पहले 20 रुपए में खरीद पा रहे थे अब उतना खरीद पा रहे हो क्या, नहीं, यानी आपकी जो मनी की कैपेसिटी है बाय करने की वो क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? तो इन्फ्लेशन कैसा सिचुएशन होता है जहाँ पे चीज़ों की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन। वहाँ पे क्या होगा, चीज़ों की प्राइस
क्यों कम होगी? सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट डिमांड बहुत, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो उल्टा, जो चीज़ पहले 20 की मिल रही थी अब 15 की मिल रही है, यानी पहले जितना 20 रुपये में खरीद पा रही थी अब 20 रुपये में ज़्यादा खरीद पाऊंगी ना। पहले जो कॉपी 15 रुपये की मिल रही थी वो आज कॉपी कितने की मिल रही, सॉरी जो 20 की मिल रही थी वो आज कितने की मिल रही? 15 की। तो पहले उसके लिए मेरे को 20 रुपये पे करने पड़ रहे थे, आज कितने पे करने पड़ रहे हैं? मतलब जो मेरी मनी की कैपेसिटी है वो क्या हो गई? पहले 20 रुपये में कॉपी ले रही थी, आज 20 रुपये में एक कॉपी के साथ एक पेंसिल भी ले सकती हूँ। 20 रुपये वही है बट उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आया? तो डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू कम होती, बढ़ती है, और इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू, समझ में आया? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिट रखो। क्लियर है क्या? क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आगे जब अपन सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रल बैंक जो रेट फिक्स करती है ना वो सब इन दो चीज़ों पे चलता है। पूरी हमारी इकोनॉमी इसी साइकिल पे चलती है कि बजट, टैक्स स्ट्रक्चर, आरबीआई की पॉलिसी, सब ये चीज़ों पे डिपेंड है। क्लियर है क्या? इन्फ्लेशन समझ में आया? डिफ्लेशन समझ में आया? अगर तुमको देखना है ना, सबसे आज तक का डेंजरस डिफ्लेशन हुआ है 1930 में जर्मनी में, इन द ईयर 1930। उसका नाम ही उसको बोला ही ग्रेट डिप्रेशन जाता है। किसको इंटरेस्ट होगा ना तो पढ़ना थोड़ा सा। इकोनॉमी की, कंट्री की इकोनॉमी इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वहाँ के लोगों ने अपनी कंट्री की जो करेंसी होती है ना वो फेंक दी थी। तुम फेंकोगे पैसे? नहीं ना, उन्होंने किया था ऐसा। शादी में फेंकना इट्स डिफरेंट थिंग। अब भी बोला मैंने, वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मनी फेंकोगे क्या? तो वही तो बोल रही ना, वो लीगल टेंडर नहीं है, मैं लीगल टेंडर की बात कर रही हूँ।